हाँ तो डियर, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। ओके, तो देखो आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातु। ठीक है, हम धातु और अधातु को इसी वीडियो में पूरा कवर करेंगे। जो थोड़ा बहुत बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। ठीक है, तो देखो ये धातु और अधातु में हम सबसे पहला हम ये नॉर्मल वे में पहले हम समझते हैं कि धातु क्या है और अधातु क्या है। तो देखो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को खोने की संभावना रखते हैं वो क्या है? धातु है। और जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने यानी ग्रहण करने की संभावना रखते हैं वो होते हैं अधातु। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा तो ठीक है, नहीं तो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, आप अभी तक यहाँ रखो। तो देखो धातु कैसा होता है, धातु की अवस्था कैसी होती है, वो देखो ठोस होता है, कठोर होता है। ठीक है, ठोस कठोर दोनों एक ही है। ठीक है, और अधातु जो होता है वो हमारे गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है डियर? गैसीय अवस्था। ठीक है, अब ये चीज़ हम देखते हैं कि धातु जो हुआ है और अधातु जो विद्युत का क्या है, कुचालक है सुचालक है, ये चीज़ हम जरा समझो। तो देखो धातु जो होती है वो युष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, और अधातु जो है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, वो सुचालक ये कुचालक। ठीक है, ये चीज़ आप प्रॉपर यहाँ पे नॉर्मल वे में समझ रहे होंगे। ठीक है, अब इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं धातु की और अधातु की। जैसे धातु में हमारा आता है लोहा, एल्युमिनियम, ठीक है, चांदी, कॉपर, ये सब हमारी धातु में आते हैं। और अधातु में आता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ये सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो आ गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है, कि धातु के भौतिक गुणधर्म। भौतिक, अब देखो भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म क्या है, ये चीज़ को आप थोड़ी देहाती भाषा में समझो। जैसे कि कोई एक रास्ते से एक कोई कन्या गुजर रही है, ठीक है, कोई दुल्हन गुजर रही है, तो आप उसे देख के क्या कहेंगे कि ये बहुत ही सुंदर है, देखने में बहुत मस्त लग रही है, इसकी हाइट इतनी है, थोड़ी सी पतली है या मोटी है, हैं? ये चीज़ आप, मतलब भौतिक का मतलब होता है बाहरी बाहरी। अगर हम देहाती भाषा में समझें तो भौतिक का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर, बाहरी बाहरी। और रासायनिक का मतलब अंदर की चीज़ें। ठीक है, जिसे हम प्रयोग करके जान सकते हैं, उसे कुछ एक्सप्लेन करेंगे तब जानेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तब जानेंगे। ठीक है, तो अगर हम कन्या को हम अंदर से नहीं जान सकते ना कि उसकी नेचर कैसी है, वो पढ़ने में कैसी है, ये सब चीज़ें हम उनके नहीं जानेंगे। उसकी पढ़ाई की अगर जांच की जाए, ठीक है, तब हम जान पाएंगे उस कन्या को। अगर उस कन्या के बारे में अगर उसकी नेचर की बात की जाए तो उनके पास, उनके जब शादी होने के बाद उन ससुराल आएगी तो ये सब चीज़ें, ननद के साथ कैसी व्यवहार है, सास के साथ, ये सब बाद में पता चलेगी। ठीक है, तो भौतिक की मतलब ऊपर बाहरी, और रासायनिक की मतलब जिसे हम प्रयोग करके क्या कहते हैं, उसे एक्सपेरिमेंट करके, ये सब चीज़ें करके तब पता चलेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो देखो धातु के भौतिक गुणधर्म पहले देखते हैं। चमक के स्तर पर, किसके स्तर पे हम देखेंगे डियर? हम देखेंगे चमक के स्तर पर कि धातु कैसे होते हैं। भौतिक जो इसका गुणधर्म है वो चमक के स्तर पर हम देखेंगे। तो देखो सभी धातु की सतह क्या होती है डियर? चमकदार होती है। कैसी होती है? चमकदार होती है, यानी धातु देखने में कैसे हैं? चमकदार होते हैं। ठीक है, जैसे हम लिए चांदी, फिर लिए सोना, तो देखो ये सब चीज़ें चमकती है। ठीक है, आप भी देखे होंगे चांदी सोना क्या होता है? चमकता है, लोहा भी चमकता है। तो अब हम इसे देखते हैं कठोरता के स्तर पर। ओके, तो देखो कठोरता यानी इसकी मजबूती। हमने आपको पहले क्या बोला कि धातु कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? लेकिन आ गया। लेकिन मीन्स रुकावट, अपवाद, यानी कि अगर यहाँ कठोर है तो लेकिन कुछ कठोर नहीं होंगे। तो वही दिया हुआ है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। ठीक है, यानी सभी धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं, लिथियम और सोडियम, पोटेशियम को छोड़कर। इन तीनों को क्या होता है? चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। जिसे चाकू से आसानी से हम काट लेंगे वो तो भैया कठोर नहीं होगा, है। तो चलो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ गए। अगर आपको समझ आ रही तो कुछ नहीं करना, बस वीडियो को एक लाइक करना है। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं इसकी अवस्था के आधार पर। ठीक है, अब देखो अवस्था में इसका क्या है कि धातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। ठीक है, ठोस, ठोस मीन्स मजबूती। ठीक है, ठोस, आप समझ रहे कि पूरी जकड़ी हुई टाइट सी हैं। तो कमरे की ताप पर, कमरे की ताप पर जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे होंगे, तो वो कमरे की ताप पर, जैसे बाहर ज़्यादा चिलचिलाती धूप ना हो ये वो,
ठीक है। तो कमरे की तापमान यानी नॉर्मल तापमान जो हम लोग जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उस जगह पे अगर उस अवस्था पे अगर हम उसको रखते हैं तो कैसे है वो ठोस रूप में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी लेकिन आ गए, ले भैया यहाँ भी लेकिन आ गए, लेकिन मरकरी को छोड़कर, जो मरकरी है इसे छोड़कर बाकी सभी क्या होता है, कमरे के ताप पर क्या होता है, ठोस होता है। देखो कभी कभी क्वेश्चन 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछ दी जाती है कि ऐसा कौन सी धातु है जो कमरे की ताप पर ठोस नहीं होती। तो आप क्या लिखेंगे इसके ऑप्शन में अगर रहेगा तो आप यहाँ पे किस में टिक करेंगे, मरकरी में। ओके, अब हम चौथा देखते हैं आधार वर्ध्यता पे, ठीक है, जिसे खींचा खाचा जा सकता है, पीटा जा सकता है, उसे हम कहते हैं पीट पाट कर, तो वो हो गया हमारा आधार वर्ध्यता, ठीक है। तो देखो धातु को पीट कर पतली चादर, ठीक है, ये तार तो इसमें नहीं होगी, ये तन्यता में होगी, ठीक है। तो धातु को पीट कर पतली क्या बनाई जा सकती है, चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। और तन्यता में आप लिख सकते हैं कि धातु को खींचकर ये क्या तार, ठीक है, धातु को खींचकर एक लंबी तार निकाली जा सकती है, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, 1 ग्राम सोना, ठीक है, 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम को गोल्ड को अगर हम खींचेंगे तो कितना दूर तक हम इसे खींच सकते हैं, कितनी लंबी तार बना सकते हैं, 2 किलोमीटर, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं कि 2000 मीटर। समझ गए? ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना। अब आगे हम देख लेते हैं विद्युत वायुष्मा के चालक, ठीक है। तो विद्युत वायुष्मा के चालक धातु में से क्या है, तो देखो धातु विद्युत का क्या था, उष्मा का सुचालक होता है, ठीक है, यानी कि इसमें जो है वो विद्युत वो प्रवाहित किया जा सकता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह करंट भेजी जा सकती है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। जैसे देखो एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, ठीक है, तो एल्युमिनियम की जो हम लोग तार लगाते हैं जिससे बिजली में करंट आती है, ठीक है, तांबा की भी तार होती है, चांदी में भी करंट क्या होती है, इससे भी प्रवाहित किया जा सकता है, ठीक है, आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। लेकिन देखिए यहाँ भी आ गया लेकिन, जाओ, लेकिन सीसा और पारा को छोड़कर, ले भैया सीसा और पारा क्या है, धातु है, ठीक है, सीसा और पारा क्या है, धातु है, लेकिन सीसा में तो क्या करंट प्रवाहित किया जा सकता है, हम सीसा को जोड़ देंगे तार में और सीसा को जोड़ देंगे तो क्या बल्ब जल जाएगा, नहीं जलेगा। तो ये 2 चीज़ जो है इसे हम छोड़कर बाकी सभी में क्या होते हैं, विद्युत और उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। ओके, अगर समझ आ रही है तो अगर आप अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दें, ठीक है। तो देखो अब इसका घनत्व देखेंगे, ठीक है। अब घनत्व अगर हम इसकी देखें तो धातु के घनत्व और गलनांक क्या होती है, अधिक होती है। गलनांक मीन्स क्या है, गलनांक मीन्स है गलने की क्षमता, ठीक है, कि अगर हम उसे किसी चीज़ से पर अगर गर्म करते हैं तो वो कितनी जल्दी गर्म मतलब गल जाती है, उसी को हम बोलते हैं गलनांक। ओके, अब हम आगे देखते हैं 7वां ध्वनिक, यानी कि ध्वनि, ठीक है। तो देखो धातुएं आपस में टकराने से क्या करती है डियर, आवाज़ करने लगती है। क्या करने लगती है, अगर धातु धातु का टकराएगी ऐसा टक, ठीक है, तो टन, इस तरह से आप ये काम करना, ठीक है। आप जो घर में 2 बर्तन को आपस में टकराना, ठीक है, ऐसे टकराना, देखना आवाज़ करके भन है, तो उससे वैसे ही कहते हैं धातुएं आपस में टकराने से क्या करती है, आवाज़ करती है। ओके, अब 8वां है ऑक्साइड। क्या है, ऑक्साइड। तो देखो इसमें लिखा है अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, क्षारकीय प्रवृत्ति की बनाती है। क्या, क्षारकीय प्रवृत्ति की ऑक्साइड बनाती है। जैसे Mg क्या है, धातु है, हैं, और ये O किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ ये मिलकर क्या कर ली, ये धात्विक ऑक्साइड बना लिया। अब धात्विक क्या बना लिया, क्षारकीय। क्षारकीय मीन्स इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 से प्लस होगी, ठीक है, 7 से प्लस होगी। ओके, अब चलो हम आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे अधातु के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा, धातु के भौतिक गुणधर्म, तो यहाँ हम देखेंगे अधातु के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। तो अब हम इसकी पहला देखते हैं चमक। चमक इसकी अधातु चमकीले नहीं होते हैं भैया। देखो यहाँ पे क्या था कि सभी धातु की सतह चमकदार होते हैं, चमकीले होते हैं, लेकिन ये नहीं होता है, ठीक है। कठोरता के अगर आधार पर अगर इसको हम देखें तो धातु कठोर नहीं है,
लेकिन हीरा कठोर होते हैं। देखो हीरा हमारा क्या है जी, हीरा हमारा एक अधातु है, तो अधातु होते हुए भी ये कठोर है। यहाँ से इसी सबसे तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, यहीं से निकालते हैं बोर्ड वाले सब चालाक होते हैं, सोचते हैं हम बच्चे को फंसाएंगे और उसकी नंबर कम करवाएंगे, तो ले बच्चे भी कम थोड़ी हैं। तो आप ये से समझ लो ये कि अधातु कठोर नहीं होते हैं, लेकिन हीरा जो है, हीरा एक ऐसी अधातु है, ठीक है, जो क्या होती है, कठोर होती है, ठीक है, अब समझ रहे हैं। और ये कार्बन का एक अवरूप है, ठीक है। अधार्त वक्रता में हमने यहाँ पे क्या देखी भैया, हमने यहाँ देखा कि पीट पाट कर इसकी चादर बनाई जा सकती है, ठीक है, लेकिन इसको अधातु को पीट कर चादर नहीं बनाई जा सकती है। अधातु अगर हमारे हाइड्रोजन गैस है तो हम हाइड्रोजन गैस को कहाँ पे पीटेंगे, ऑक्सीजन को हम कहाँ पे पीटेंगे, हैं। तो इस वजह से अधातु को पीटकर चादर नहीं बनाई जा सकती। अब इसकी हम अवस्था और इसकी रूप में हम देखेंगे, ओके। तो देखो अगर इसकी अवस्था की हम बात करें तो यह कमरे की ताप पर क्या होता है, ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। ठोस या गैसीय अवस्था, गैसीय मीन्स क्या होता है, भाप, ठीक है। अब भाप जैसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, भाप ही कहेंगे उसे, ठीक है। तो गैसीय या ठोस कुछ जो होते हैं अधातु वो ठोस होते हैं। तो ठोस कौन सी होते हैं, देखो हीरा यहाँ पे क्या था, ये तो कठोर है, वो मतलब ठोस होती है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे समझ गए। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ क्या आती है कि भैया ये जो ब्रोमीन है, सिर्फ ब्रोमीन, ठीक है, ये ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। द्रव अवस्था क्या होती है, देखो द्रव अवस्था वो होती है जैसे पानी, तेल, ये सब क्या है, द्रव अवस्था है, लिक्विड, ठीक है। तो वो एक ब्रोमीन ही है जो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, वरना ये जो अधातु है वो किस रूप में पाई जाती है, ठोस और गैसीय, ठीक है। यहाँ से यही सबसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये सब चीज़ आप ध्यान रखा करो। अब यहाँ तन्यता की अगर बात करें इसकी, ठीक है, तो देखो इसे खींच कर लंबी तार नहीं बनाई जा सकती, सिंपल सी बात है कि इसे नहीं बनाई जा सकती। आप ऑक्सीजन को कहाँ पे खींचोगे, हैं, ऑक्सीजन को कहाँ पे खींचोगे भैया, तो यहाँ इसको लंबी तार नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। अब इसकी घनत्व की बात करें, इसकी जकड़न की बात करें, ठीक है, तो देखो घनत्व हो गया, अधातु के गलनांक और घनत्व क्या होती है, कम होती है, ठीक है, क्या होती है, कम होती है। इसकी जो गलने की क्षमता है वो क्या होती है, कम होती है, ओके। अब यहाँ विद्युत और ऊष्मा देखते हैं, विद्युत और क्या देखेंगे, ऊष्मा देखेंगे कि ये इसकी विद्युत और ऊष्मा की अवस्था में यानी उसकी क्या होती है, ठीक है। तो विद्युत और ऊष्मा देखो ये सामान्यतः क्या होती है, अधातु में विद्युत की कुचालक होते हैं, ठीक है। उसमें सुचालक हुआ, इसमें कुचालक हुआ, मतलब उसमें हम विद्युत को प्रवाहित कर सकते हैं, धारा प्रवाहित कर सकते हैं, इसमें हम नहीं कर पाएंगे, ओके। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है, ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यहाँ पे क्या होता है, सुचालक होता है, ओके। ग्रेफाइट से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत को हम एक जगह से दूसरी जगह को हम ले जा सकते हैं, ठीक है, दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ फिर आ गया ध्वनिक, ठीक है, नहीं ध्वनिक। अब इसको देख लेते हैं कि अधातु में ध्वनिक नहीं होती, यानी आपस में टकराने पर क्या होती है, ये आवाज़ नहीं करती है। अगर हम नाइट्रोजन गैस और अगर नाइट्रोजन गैस को हम अगर टकरा दें भैया, तो ये क्या होगा, आपस में आवाज़ नहीं करेगा। ऑक्सीजन गैस को और हम ऑक्सीजन गैस को आपस में टकरा दें तो क्या ये आवाज़ करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। कितनी इजी है यार समझना, लिखना तो कम बड़ी बात है लेकिन समझना बहुत बड़ी बात है। अब ये ऑक्साइड की प्रवृत्ति पे देख लेते हैं कि अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अब देखो धातु क्या बनाया, धातु हमारा बनाया क्षारकीय, ठीक है, धातु क्षारकीय बनाया, लेकिन अधातु क्या बनाता है, अम्लीय, ठीक है, अम्लीय, ओके। ये दोनों आप ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है, अगर डाउट हो तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दो और कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे देख लेते हैं धातु के रासायनिक गुणधर्म। पहले हमने भौतिक देखा, बाहर बाहर की चीज़ें, अब हम देखेंगे अंदर अंदर की चीज़ें, ठीक है, समझ गए, मतलब कि एक्सपेरिमेंट। पहले हमने एक्सपेरिमेंट नहीं देखी,
हम ऊपर ऊपर देख लिया, जैसे हमने कन्या को की ऊपर ऊपर हमने देखी, मोटी है, ये है, पतली है, इसकी देखने में सुंदर है, लंबी है, चौड़ी है, फिर उसकी हम गुण पता चला उसका कि वो कैसी है, पढ़ने में कैसी है, उसकी व्यवहार कैसा है, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसी तरह हम धातु के यहाँ पे क्या देखेंगे, रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। ओके, तो देखो पहला अगर हम इसे वायु के साथ अगर हम अभिक्रिया करा दिए बाबू, पहले अगर हम इसे वायु के साथ अभिक्रिया करा दिए तब यहाँ पे क्या होगी, ये चीज़ को आप जरा क्लियर समझो। देखो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड दोनों सेम है। ठीक है, क्या करती है, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बना लेती है। अब हमने एग्जाम्पल में आपको समझाने के लिए लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम ये हमारा क्या हो गया, धातु हो गया, और यहाँ हम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब देखो एक चीज़ को ज़रा आप समझो कि अगर आप खाना खा लिए और हाथ नहीं धोएंगे तो फिर क्या है, अच्छी बात नहीं है। तो अगर हम ये अभिकारक और उत्पाद, ये रिएक्शन को अगर हम संतुलित नहीं करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप संतुलित वाली वीडियो नहीं देखे हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, तो मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी अणुओं को बराबर करेंगे। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने हैं, 1 हैं, तो हम इसको 2 करने के लिए इसके यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, इसके यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन 2 हो गए, और यहाँ तो फिर मैग्नीशियम भी हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 मैग्नीशियम हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। इधर एक घर में 2 ऑक्सीजन, और 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, और इधर एक घर में क्या हो गया, 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन हो गए। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर है। इसी तरह से हम ये सबको भी संतुलित कर देंगे। ठीक है, ये हमने एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के साथ अगर हमने अभिक्रिया कराई तो यहाँ पे बनी एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको भी अगर हम संतुलित करेंगे तो यहाँ एल्युमिनियम 2 है, तो यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ऑक्सीजन 3 है, तो हम यहाँ 3 से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना ये, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 3 से कर दिए, 3 से कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो गया, तो इधर भी 6 होना चाहिए, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो गए, लेकिन एल्युमिनियम 2 गुने 2 4 हो गए, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमारा संतुलित हो गया, ये हमारा स्टेबल हो गया। ठीक है, तो आप इसी तरह आप तीसरा भी कर लेना। ठीक है, अब देखो आगे हम टॉपिक आगे देखते हैं। हमने ये क्या देखा, हमने देखा कि धातु के रासायनिक गुणधर्म, उसमें से हमने क्या देखा कि वायु के साथ अभिक्रिया। अब ये चीज़ को समझो कि धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, अलग अलग तरह की अभिक्रिया करती है। ठीक है, अलग अलग तरह के अभिक्रिया करती है, ये चीज़ को आप समझना। देखो कोई ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, कोई कम अभिक्रियाशील होता है, ये चीज़ आप पढ़ने के लिए, ठीक है, एक उसकी सारणी होती है, वो चीज़ हम आगे बताते हैं, तब तक आप यहाँ पे समझो। ओके, तो देखो धातु ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, अलग अलग अभिक्रिया करती है। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट में आप ज़रा समझो कि ये मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है, और ये है हमारा सीसा। ठीक है, वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके धातु के ऊपर क्या करती है, ऑक्साइड का परत चढ़ जाती है। क्या होती है, ऑक्साइड के साथ परत चढ़ जाती है, यानी ये सब जो है हमारे धातु अगर ये ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करेगी तो इनके ऊपर क्या होगी, एक परत सी चढ़ जाएगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, वायु में बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। ये जो हमारा सोडियम और पोटेशियम है, ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वायु में बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेती है, जलने लगती है। ठीक है, तो इसे रोकने के लिए कि भैया आग में ये क्या हो, ना जले। अब अगर आग में जल गया तो नुकसान हो जाएगी, हैं,
तो उसे ना जलने के लिए किरोसिन के तेल में रखा जाता है डुबोकर। किसको? सोडियम को और पोटेशियम को। ओके, तो इससे रोक किरोसिन तेल क्या होती है नहीं पता? मिट्टी का तेल जो सरकार देती है फ्री में, कितने 2, 4, 10 रुपये लीटर या 18 रुपये लीटर जो देती है, लाल कार्ड राशन कार्ड जो होती है, तो उसी मिट्टी का तेल को ही किरोसिन तेल कहते हैं। ठीक है, अब आगे पॉइंट है हमारा, लोहा वायु में अभिक्रिया गर्म करने पर कुछ नहीं होता, यानी कि अगर हम इसे वायु में अभिक्रिया कराएं लोहा को तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन वही अगर हम लोहे की अगर चूर्ण को अगर आग में अगर अभिक्रिया कर आग मतलब कि वायु में अगर अभिक्रिया करा दे तो उसमें क्या हो जाएगी? आग लग जाएगी। किसमें? लोहा की चूर्ण में। अगर आप लोहे को करते हुए देखे होंगे, नीचे जो उसकी पाउडर सी बन जाती है, लोहा चूर्ण मीन्स लोहा की पाउडर। ओके, तो वो क्या होगी? वायु में जल्दी ही आग पकड़ लेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं कॉपर। ठीक है, कॉपर वायु के साथ अभिक्रिया से क्या होता है? काले रंग का परत चढ़ जाती है। कॉपर में क्या होता है? कॉपर की तार आप देखे होंगे, अगर इसे हम वायु के अभिक्रिया में अगर हम इसे रखें तो वो उस पर क्या होगी? काले रंग की परत चढ़ जाएगी। आप देखे होंगे जो बिजली की तार होती है, अगर हम इस भाग को अगर हम छील दें तो हमारी जो तार बचती है उसे आप अगर कुछ दिन बाद अगर फिर जोड़ेंगे वो तार में, तो यहाँ पे देखे होंगे आप, यहाँ पे काली काली हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप अपने एक्सपेरिमेंट घर पे तो किए होंगे। अब आगे देखो क्या है, चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ क्या करती है? अभिक्रिया करती ही नहीं है। अगर किसी के गले में अगर आपने आभूषण देखी होगी कि वो चांदी का आभूषण पहना हो या सोना का, तो अगर ये वायु में कुछ नहीं होता, वो सोना सोना ही रह जाता, देखने में तो उसकी ना कलर चेंजिंग होती है ना कुछ होती है। ठीक है, तो ये चांदी और सोना जो होता है वो कोई अभिक्रिया नहीं करती है वायु में। यहाँ तक अगर आपको क्लियर होगी तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करो ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए। अब हम आगे देख लेते हैं जल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ देखेंगे? जल के साथ अभिक्रिया। अब देखो ये हम धातु को जल के साथ अगर हम अभिक्रिया कराएंगे भैया, जल के साथ अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो देखो क्या होगी? धातु प्लस जल, यानी धातु को हम जल के साथ हमने क्या किया? अभिक्रिया करा दिया। क्या क्या? अभिक्रिया करा दिया। तो उससे हमारा क्या बना? धातु ऑक्साइड या फिर आप हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन के धातु ऑक्साइड आए हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस क्या हमारा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है कि धातु ऑक्साइड और अगर जल को अगर अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या इसमें बनेगा? धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, ये सब चीज़ें आप रिएक्शन थोड़ी याद रखो, कभी कभी ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन, तो ये सब चीज़ें पे थोड़ी ज़्यादा ध्यान दिया करो। ठीक है, तो देखो हमने एक एग्जाम्पल लिया, सोडियम को हमने क्या किया? जल के साथ अभिक्रिया कराया। अब अगर जल के साथ अभिक्रिया कराया तो हमारा यहाँ पे क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या हो गया? ये हमारा हाइड्रोजन गैस निकल गया। ठीक है, ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन गैस है H2। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि अगर हमने धातु जल के साथ अभिक्रिया कराया तो हमारा क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनी और उसके साथ क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस वो अपने अलग से बना रही है। ठीक है, इसे जब गर्म करेंगे तो इतना बन के ये हमारा गैस निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नॉर्मल में समझो। अब देखो ये भी अगर हम जल के साथ अगर अभी इसको अभिक्रिया कराए भैया तो ये भी जो है अलग अलग धातु अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। देखो कोई ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है तो कोई कम अभिक्रियाशील धातु है। अब हम ये चीज़ कैसे पता चलेगा भैया कि कोई ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है तो कोई कम अभिक्रियाशील धातु है? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सक्रियता श्रेणी। अब देखो ये सक्रियता श्रेणी क्या है? इसमें जो होता है उसमें अवरोही क्रम में क्या होता है? सजा के उसमें दी गई है कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कम अभिक्रियाशील है। ये आप ऊपर में यहाँ पे वैसे भी देख सकते हैं कि इस तरह से दिया होता है। ठीक है, तो चलो हम अब आगे देखते हैं। सक्रियता श्रेणी वैसे भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसमें भी तो कुछ पॉइंट है कि अगर अलग अलग धातु अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इसमें भी पॉइंट है। देखो पहला पॉइंट है कि सोडियम हो गया हमारा है
पोटेशियम हो गया और ये हमारे कैल्शियम हो गया। ठंडे जल या ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। ये जो तीनों है ये ठंडे पानी के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, ओके। अब यह हमारा दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा एल्युमिनियम और लोहा, ठीक है। एल्युमिनियम, लोहा और जिंक। जल वाष्प, जल वाष्प मीन्स क्या होता है, भाप। अगर आप गर्म पानी को गर्म करते हैं तो ऊपर देखते हैं भाप जैसा निकलता है, या फिर आप अपनी माँ को खाना बनाते हुए अगर देखे होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि जब भात हमारी डबकती है तो उसके ऊपर क्या होती है, भाप सी निकलती है, उसे हम कहते हैं जल वाष्प, ओके। के साथ अभिक्रिया करते हैं, मतलब कि एल्युमिनियम, लोहा, जो जिंक है वो जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगी, ठंडे जल के साथ नहीं करेगी, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है। अब देखो मैग्नीशियम जो है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी, ना तो ठंडे के साथ करेगी और ना ही वाष्प के साथ करेगी। मैग्नीशियम किसके साथ करेगी, ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी, ठीक है। अब हमारा चौथा है ए यू मीन्स सोना, ए जी मीन्स चांदी, सी यू मीन्स कॉपर और पी बी मीन्स शीशा, ओके। ये सब इनकी रासायनिक नाम लिखी हुई है, ठीक है। अगर हम हिंदी में लिखेंगे सोना, चांदी, कॉपर और ये क्या हो गई हमारी शीशा, तो काफ़ी लंबे टाइम भी लगेंगे, तो हम रासायनिक नाम में लिख दिए, कोई नहीं है। और ऐसी विज्ञान की भाषा में हमें रासायनिक नाम में ही लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो है चारों हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्या करते हैं, ये चारों जो है वो जल के साथ अभिक्रिया भैया नहीं करते हैं, ओके। बाकी जितने भी हमारे धातु हैं वो जल के साथ तो अभिक्रिया करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो कुछ धातु थे अलग अलग के साथ अभिक्रिया करते हैं, उन चीज़ों हमने इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमने लिख दी, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर नहीं दिक्कत है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आगे बढ़ गया, ये अब हमारा है तीसरा पॉइंट पे हम आ गए कि धातुओं की तन्वी अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब देखो अम्ल ये एक साधारण अम्ल होती है और एक तन्वी अम्ल होती है, तो इसमें तन्वी अम्ल की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, बात इसकी तन्वी अम्ल की जा रही है, ठीक है। तो देखो धातु प्लस तन्वी अम्ल के साथ अगर हम अभिक्रिया कराएंगे भैया तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, ओके। क्या बनेगी, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर हम धातु और तन्वी अम्ल अगर दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो हमने ये इसके समीकरण में लिखा है, देखो Mg हमारा धातु है मैग्नीशियम, ठीक है। HCl हमारा क्या है, तन्वी अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये हमारा बनाया है MgCl2, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये हमारा है हाइड्रोजन गैस अलग से, ठीक है। तो अब हम फिर वही बात यहाँ भी आ गई कि अगर हम खाना खाएंगे मुंह नहीं धोएंगे, हाथ नहीं धोएंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे अभिक्रिया अगर हम यहाँ पे करा देंगे और अगर हम इसको संतुलित नहीं करेंगे, इसको अगर संतुष्ट नहीं करेंगे, इसको स्टेबल नहीं करेंगे, तो ये लोग बुरा मान जाएंगे कि हमें अभिक्रिया करा लिया और हमें संतुष्ट नहीं किया, हमें संतुलित नहीं किया, तो ले हम संतुलित कर देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे Mg कितने, हमें देखो ये एरो की लेफ्ट हैंड पे देखने, राइट हैंड पे देखने, हमें प्लस से मतलब नहीं है। ये जो तीर है हमारा एरो है, इसकी लेफ्ट हैंड पे हमारा क्या है, अभिकारक है, राइट हैंड पे क्या है, उत्पाद है, ठीक है। तो हमें अभिकारक और उत्पाद को क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो हमने Mg मैग्नीशियम हमारा यहाँ पे कितना है, एक है, यहाँ भी एक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन 2। तो चल अब हम यहाँ पे इसे 2 से कर देते हैं, तो हमारा यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया, लेकिन हमारा यहाँ क्लोरीन कितने हो गए, यहाँ 2 से हमने गुना किया, इस पर भी आ जाएंगे, 2 क्लोरीन हो गए, यहाँ 2 क्लोरीन, चलो हो गए। अब ये दूसरा आप खुद कर लेना, ठीक है। मैं सिर्फ प्रोसेस बताता हूँ, काम पढ़ना तो आपको, एग्ज़ाम आपको देना है कि नहीं, तो ये दूसरा आप कर लेना, ठीक है। अब देखो हमने चौथा यहाँ पे इसकी पॉइंट लिया कि धातुओं की अधातुओं के साथ अगर हम अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, धातु और अधातु के साथ अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तब यहाँ पे क्या क्या होगी, ये चीज़ को ज़रा थोड़ी अच्छे से समझ लेना, ओके। तो देखो हमने यहाँ पे पहला पॉइंट में क्या लिखा कि तत्वों को अभिक्रियाशील संयोजकता कोष को पूर्ण प्रवृत्ति के रूप में समझा जा सकता है। अब ये हमने इसे हेडलाइन कर दिया रे भैया कि संयोजकता कोष क्या। अब देखो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप निकालना जानते होंगे, जैसे उसमें हमारा कितने आवर्त होते हैं, 4 होते हैं, KLMN, ठीक है।
2 8 18 इतने होते हैं, इतने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रा आप यहाँ पे अगर जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं वो भी वीडियो अलग से बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर ये वो जानते होंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया, हमने उदाहरण क्या लिया, हमने ले लिया सोडियम, ओके। तो हमने पीछे भी लिया था कि सोडियम का हमारा कितने हो गए, परमाणु संख्या हमारे हो गए 11। तो हमारे पहले कक्ष में 2 हैं, दूसरे कक्ष में 8 हैं, ठीक है। फिर 18 हैं तीसरे कक्ष में, ठीक है। तो हमारे यहाँ तक 11 ही हैं, तो 2 और 8 हमारे 10 यहीं पे हो गए, बच गए सिर्फ 1, तो हमें 18 तक जाने ही नहीं, ठीक है। तो हमारे बच गए 1। तो अब ये क्या करेगा, ये अपने तो यहाँ तक ये स्टेबल है, तो ये क्या करेगा, दान कर देगा, किसी और को दे देगा, किसी और क्या करेगा, धातु को, अधातु को देगा। ये धातु को नहीं देगा, ये देगा जब तो अधातु को ही देगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये जब दान करता है तो इस पर क्या होता है, प्लस चार्ज लग जाती है, यानी ये पे प्लस आयन होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे दूसरा में लिखा हुआ है कि धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाता है। तो यहाँ ये त्याग कर देगा, किसको त्याग करेगा, अधातु को। अब जिसके पास पैसा है तो वो तो पैसा भैया लेगा नहीं, पैसा कौन लेगा, जिसके पास पैसा नहीं है। तो धातु के पास तो अपने प्लस आयन होता है, तो वो क्यों लेगा, हैं, तो वो कौन लेगा, वो अधातु लेगा, ठीक है। वो कौन लेगा, अधातु लेगा। तो ये इसीलिए धातु पे क्या होती है, प्लस आयन होती है। और अधातु संयुक्ता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है। यही चीज़ तो हमने आपको पहले बताया था कि धातु पे क्या होती है, ऋण आयन होती है। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण करने का प्रयत्ता रखती है, ठीक है, ग्रहण करने की संयोजकता रखती है, ठीक है। तो वही है इसमें कि ये ऋण आयन बनाता है, क्या है, अधातु ऋण आयन बनाता है। अब अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिए, चलो हम ऑक्सीजन की उदाहरण लेते हैं। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। अब हम 2 और 8 अगर हम लिखेंगे, पहली कक्ष में 2 और दूसरे में 8, ठीक है। तो 2 8 हमारे 10 हो गए, तो 2 के बाद हमारा 6 ना बचेगा। अब अगर 6 बचेगा तो ये भी 6 दान कर सकता है। लेकिन भैया अगर हमारे पास, अगर हमें 10 रुपये का सामान खरीदना है और 2 रुपये घट रहा है, तो हम 2 रुपये किसी से कर्ज लेके हम यहाँ पे 10 रुपये का सामान ले लेंगे, 8 रुपये किसी को क्यों देंगे, है कि नहीं। तो इसी तरह से ये भी किया कि हम जो 6 दान करेगा उससे अच्छा ये 2 ले लेगा किसी से, तो ले लेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपने आप में संतुष्ट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है। तो ये 2 यहाँ से इससे अगर किसी से ले लिया तो ये क्या होता है यहाँ, इसीलिए इस पर माइनस आयन लग जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन पे -2 होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब आगे देखते हैं, ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करने से बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो देखो एक हम यहाँ पे हमने उदाहरण ले लिया NaCl, जो हमारी नमक का रासायनिक सूत्र है। ये आखिर आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान कैसे यहाँ पे करेंगे, तो समझो। देखो हमारे यहाँ ले लिया Na, ठीक है, यहाँ ले लिया हमने क्लोरीन, ठीक है। ये चीज़ को अब क्या थोड़ी अच्छे वे में समझना, यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी वो हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सोडियम की परमाणु संख्या 11, क्लोरीन की 17, दोनों की निकालो, 2 8 और 1, इसकी निकालो 2 8 10, अब बच गए 7, ठीक है। यहाँ अगर 8 होती तो ये भी स्टेबल होती, ठीक है। 18 में तो 8 भी रहे तो वो कोष में, वो कक्ष में चले जाएंगे, ठीक है। वो अगर आप डिटेल में समझेंगे जब भी अब पूरी वो समझ आएगी आपको, ठीक है। तो ये 2 8 7 यहाँ आप नॉर्मल से समझो, इस पे कितने हैं, इस पे प्लस आयन है, ठीक है। चलो हमने प्लस आयन लिख 1, और इस पे कितने हैं, ये इस पे हैं 1 माइनस, ठीक, क्लोरीन पे 1 माइनस। तो इसकी बाहरी कक्ष में कितने रह रहे हैं, 7 रह रहे हैं, 3 4 5 6 7, ठीक। और इस पे बाहरी कक्ष में कितने हैं, 1 है, ये प्लस वाली है माइनस वाली। तो ये क्या करेगा भैया, ये इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो ये किसको दे देगा, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ इसमें भी 8 हो जाएगी। तो ये दोनों स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। दोनों आयनिक यौगिक इसी को कहते हैं कि अगर ये इससे यहाँ पे कर्ज ले लिया तो इसके साथ की जगह 8 हो गए, तो इसकी 2 8 8 हो गए, ये भी स्टेबल हो गया, और ये 2 और 8 इसमें बच गए, तो ये भी स्टेबल हो गया, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए।
तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम आगे वीडियो में हम ये समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लेंगे, ठीक है, और सांद्रण भी देख लेंगे, बहुत सी चीज़ें हम ये सब चीज़ें हमको देखेंगे, ठीक है। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, अब दूसरी वीडियो को देखना ना भूलें, ज़्यादा नहीं, 4-5 मिनट की वीडियो होगी, एक क्लास चलेगी, उसमें ये पूरी कवर हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं।